Welcome to Learn with Aisha, fun lessons for curious minds. For more educational content, visit lessoncrafting.com. अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे और आपकी स्टडीज़ का सिलसिला भी फर्स्ट क्लास चल रहा होगा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद आयशा। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें आपसे शेयर करती चलूं कि हम क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जो बुक है, टेक्स्ट बुक एडिशन 25-26 के लेक्चर्स का एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, जिससे आप घर बैठे मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। अब आपको कंप्यूटर पढ़ने के लिए कोई स्पेशल ट्यूशन अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। मुकम्मल बुक के चैप्टर वाइज नोट्स और स्लाइड्स लिंक वेबसाइट www.lessoncrafting.com पर अवेलेबल होंगे, वो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और चैप्टर वाइज जो लेक्चर्स हैं वो इस चैनल्स पर प्ले लिस्ट में अपलोड कर दिए जाएंगे और तमाम जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए गए हैं। तो इसलिए प्यारे प्यारे लर्नर्स, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपने जो क्वेश्चंस हैं वो भी कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट करते रहें। आइए पढ़ाई के इस सिलसिले को दिलचस्प और आसान बनाते हैं। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स को हम कवर कर रहे हैं। वीडियो नंबर 2 है। पहली वीडियो में हमने लर्निंग आउटकम्स और पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू लिया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने वो मिस कर दिए तो आप वो जाके देख सकते हैं। वो देखने के बाद ही जो आप वीडियो 2 की तरफ आइए। इस वीडियो के अंदर हम पेज नंबर 2 से लेके पेज नंबर 6 तक थ्योरी ऑफ सिस्टम के टॉपिक को कवर अप करेंगे। बताती चलो, 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक हमने ली हुई है पंजाब करिकुलम की और एडिशन है हमारे पास 2025 जी। आज हम अपने चैप्टर 1 का पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। ये टॉपिक हमें बताता है कि सिस्टम का आइडिया क्यों इंपॉर्टेंट है और ये रियल लाइफ और कंप्यूटर्स दोनों में कैसे अप्लाई होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम को देख लेते हैं। सिस्टम का आइडिया हमें एक्सटर्नल रियलिटी जैसे कि दुनिया की चीज़ें, मशीन्स और इंटरनल रियलिटी जैसे कि थिंकिंग प्रोसेस दोनों समझाने में मदद करता है। सिंपल वर्ड्स में एक इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कंपोनेंट्स होता है जो एक दूसरे के साथ मिलकर एक काम परफॉर्म करते हैं। कैसे जी? हाउ सिस्टम वर्क। हर कंपोनेंट सिस्टम के साथ रिलेटेड होता है। जब एक कंपोनेंट अपना काम करता है तो वो बाकी कंपोनेंट्स की परफॉर्मेंस को भी इन्हेंस करता है। मतलब पूरा सिस्टम एक टीम की तरह चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अ कार सिस्टम। चलिए एक सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कार एक सिस्टम है जिसमें इंजन, व्हील्स, ब्रेक्स और भी काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। इंजन क्या करते हैं? कार को पावर देता है और व्हील्स जो हैं वो मूवमेंट करने में मदद करते हैं। ब्रेक्स कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। हर पार्ट अपना अपना यूनिक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन सब मिलकर इन सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है और वो है कार को चलाना। तो स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ सिस्टम हमें ये समझाता है कि एक सिस्टम के पार्ट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका रिलेशनशिप और कोऑर्डिनेशन ही पूरे सिस्टम को काम करने के काबिल बनाता है। इस तरह से कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सिस्टम भी और एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलकर रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, तो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, वो है सिस्टम थ्योरी। ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि अनकॉम्प्लिकेटेड और इंटरैक्टिव स्ट्रक्चर को समझने के लिए यूज़ होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं और सोसाइटी के अंदर भी। इसका बेसिक आइडिया ये है कि इंसान, सोसाइटी और साइंस आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सिस्टम थ्योरी हमें एक नया पर्सपेक्टिव देती है कि दुनिया को समझने का, उसको अंडरस्टैंड करने का। ये बताती है कि हर सिस्टम के अंदर छोटे छोटे सब सिस्टम्स होते हैं। इन सब सिस्टम्स का अपना अपना रोल होता है, लेकिन ये जब साथ काम करते हैं तो वो एक बड़ा सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर हार्ट, लंग्स, ब्रेन, ये सब अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टिवली एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी को सस्टेन करते हैं और इंसान के जिस्म को कारआमद बनाते हैं। इसी तरह सिस्टम थ्योरी ये समझती है कि सिस्टम सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि वो टाइम के साथ साथ इंटीग्रेट होते हैं, ग्रो भी करते हैं और चेंज भी होते रहते हैं वक्त के साथ साथ। मतलब एक सिस्टम स्टैटिक नहीं होता, वो इवॉल्व होता रहता है, बदलता रहता है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि इस चीज़ को समझने के लिए सिस्टम्स को हम हर लेवल पर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। नेचर में अगर हम देखें, जैसे कि इको सिस्टम, जहाँ प्लांट्स, एनिमल्स और इन्वायरमेंट आपस में इंटरैक्ट करते हैं, मिलजुल के रहते हैं। प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, एनिमल्स प्लांट पे डिपेंड करते हैं, और वो इर्द गिर्द के जो इन्वायरमेंट है, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलके जो बनता है, उसके साथ भी इंटरैक्ट करते हैं। मैन मेड सिस्टम है नेक्स्ट, जैसे कि कार का एक सिस्टम होता है, उसमें इंजन है, व्हील्स और ब्रेक, सब अलग अलग पार्ट्स हैं, लेकिन साथ मिलकर कार को चलाते हैं।
अगर हम प्रोसेसेस में सिस्टम को ऑब्ज़र्व करें, जैसे कि एक यूनिवर्सिटी का एडमिशन सिस्टम है, उसमें सबसे पहले फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म से पहले प्रॉस्पेक्टस होती है, देन फॉर्म्स होते हैं, फ़ी और अप्रूवल का प्रोसेस होता है, फिर स्टूडेंट्स को एंट्री दी जाती है और उनको क्लासेस में ज्वाइन या डिफरेंट सेक्शंस के अंदर ज्वाइन किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर अगर हम चले जाएं तो मैथमेटिकल फार्मूलाज भी एक सिस्टम की तरह काम करते हैं जो लॉजिकल रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। जब हम सिस्टम के ऑपरेशंस और उनके इंटरेक्शन को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि उनको कैसे डेवलप और इम्प्रूव किया जा सकता है। इसी वजह से सिस्टम थ्योरी काफ़ी अलग अलग फील्ड्स में अप्लाई होती है, जैसे कि कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर और सोशल साइंसेज में वगैरह वगैरह। इस सेक्शन में हम स्टेप बाय स्टेप बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल प्रिंसिपल को एक्सप्लोर करेंगे जो हर सिस्टम में कॉमन होते हैं और जो हमें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देंगे आगे जो हमारे टॉपिक्स आ रहे हैं चैप्टर को उनको समझने के लिए। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। हर सिस्टम को समझने के लिए कुछ फंडामेंटल चीज़ें हमेशा कंसीडर करनी पड़ती हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके कंपोनेंट्स और उन कंपोनेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन और वो इन्वायरमेंट जिसमें सिस्टम ऑपरेट करता है। यानी अगर हम एक सिस्टम को डिफ़ाइन करें तो कह सकते हैं अ सिस्टम इज़ डिस्क्राइब्ड बाय इट्स ऑब्जेक्टिव, इट्स कंपोनेंट्स, द कम्युनिकेशन अमंग दोज कंपोनेंट्स एंड द इन्वायरमेंट इन विच इट वर्क्स। एक सिस्टम के कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और कलेक्टिवली सिस्टम का ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं। सिस्टम सिंपल भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, हमारा जो ह्यूमन बॉडी एक सिस्टम है जिसमें हार्ट, लंग्स, ब्रेन और मसल्स अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हर पार्ट इंडिपेंडेंट नहीं होता बल्कि कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन के थ्रू एक ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं, सर्वाइवल और एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। इसी तरह एक कंप्यूटर नेटवर्क भी एक सिस्टम है जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स और डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करके एक स्पेसिफिक पर्पस अचीव करते हैं, जैसे कि डाटा शेयरिंग या रिसोर्स शेयरिंग वगैरह। अच्छा, हर सिस्टम के कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव ही वो ड्राइविंग फोर्स है जो कि सिस्टम के ऑपरेशन को डिफाइन करता है। जब हम किसी सिस्टम का ऑपरेशन एनालाइज करते हैं सबसे पहले उसका गोल समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब गोल क्लियर होता है तो सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंसी और इफेक्टिवली चलाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि लोगों और प्रोडक्ट्स को सिक्योरली और इफेक्टिवली एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र किया जाए। इसी तरह एक कंप्यूटर सिस्टम का प्रिंसिपल या गोल होता है कि वो अपने यूज़र्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और ये इंफॉर्मेशन फास्ट कैसे हो, एक्यूरेट कैसे हो और रिलायबल तरीके से कैसे वो उसको कम्युनिकेट कर सके। तो समरी ये है कि बिना ऑब्जेक्टिव के कोई भी सिस्टम अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म सही तरीके से नहीं कर सकता। हर सिस्टम का एग्जिस्टेंस उसके पर्पस के साथ लिंक्ड होता है। अच्छा जी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि एक सिस्टम के ऑब्जेक्टिव किस किस टाइप के हो सकते हैं। हर सिस्टम अपने नेचर और पर्पस के हिसाब से काम करता है और उन्हीं पर्पस को हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। आमतौर पर सिस्टम के ऑब्जेक्टिव 3 मेजर कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग and distributing information system, and number 2 supporting other system, and number 3 achieving specific goals। इनको बारी बारी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। ये वो सिस्टम होते हैं जो इनपुट लेते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और फिर मीनिंगफुल आउटपुट जनरेट करते हैं। मिसाल के तौर पे ह्यूमन ब्रेन एक सिस्टम है जो सेंसेस से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, जैसे आँख से विजन आ रहा होता है, कान से साउंड आ रही होती है, स्किन से टच आ रहा होता है और फिर इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके हमें इन्वायरमेंट का परसेप्शन देता है। इसी तरह एक कंप्यूटर सिस्टम भी डाटा को प्रोसेस करके उसे यूज़फुल इंफॉर्मेशन बनाता है जो यूज़र तक पहुंचाई जाती है। नंबर 2 हमारे पास है जो टाइप है सपोर्टिंग अदर सिस्टम। ये भी दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, दूसरे सिस्टम्स को सपोर्ट करना। ये सिस्टम्स खुद अपना ऑब्जेक्टिव भी अचीव करते हैं लेकिन साथ साथ दूसरे सिस्टम के लिए प्लेटफॉर्म या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो सेल फ़ोन है एक सिस्टम है, खुद भी काम करता है, कॉल्स, मैसेजेस, लेकिन साथ ही ये एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है जिसमें अलग अलग एप्लीकेशन जो है वो आप चला सकते हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह सन एक नेचुरल सिस्टम है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये एनर्जी अर्थ के तमाम लिविंग स्पीसीज़
के लिए ज़िंदगी का सोर्स है, ठीक है ना। तो अगर सन ना निकले, प्लांट्स को एनर्जी ना मिले, और प्लांट्स जो है वो बेस है हमारी इकोसिस्टम की। अच्छा, नंबर 3 पे हमारे पास है अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। ये तीसरे टाइप है सिस्टम्स की जो एक स्पेसिफिक गोल अचीव करते हैं। ये सिस्टम्स अपना काम बहुत टारगेटेड तरीके से परफॉर्म करते हैं और अपने डिफाइंड पर्पस को सिर्फ ये पूरा करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक थर्मोस्टेट है, इसका काम ये है कि वो एनवायरनमेंट में एक सेट टेम्परेचर मेंटेन करें। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए तो थर्मोस्टेट एडजस्ट करके उसको बैलेंस कर देता है। इसी तरह एक कार का इंजन सिस्टम, इसका ऑब्जेक्टिव है कि फ्यूल को एफिशिएंटली कन्वर्ट करना इनटू मैकेनिकल एनर्जी ताकि गाड़ी चल सके। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग नेचर और पर्पस के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना, दूसरे सिस्टम्स को सपोर्ट करना, एक स्पेसिफिक टारगेट या गोल को अचीव करना, ये 3 तरह की सिस्टम ऑब्जेक्टिव भी की टाइप्स हैं हमारे पास। आपकी बुक में ना टिडबिट्स भी दी हुई हैं, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपके टॉपिक को। इसको भी साथ साथ हम डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहला इसमें पॉइंट है ब्रेन के बारे में, ब्रेन एज अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग फैक्ट्स होते हैं ये आपके लिए, इन्हें हम टिडबिट्स कहते हैं। ये स्पेशली आपको मोटिवेट करेंगे। सिस्टम सिर्फ मशीन या कंप्यूटर्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये हमारे अपना ह्यूमन ब्रेन भी एक बहुत पावरफुल सिस्टम है। ब्रेन एज अ कम्युनिकेशन नेटवर्क, हमारा जो ब्रेन है अमेजिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क है। इसके अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली आपस में सिग्नल्स भेजते और रिसीव करते हैं। इसी वजह से हम सोच सकते हैं, मूव कर सकते हैं और इमोशन फील कर सकते हैं। ब्रेन्स पावर एफिशिएंसी, ये सोचकर हैरानी होती है कि हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है, वो सिर्फ उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करता है जितनी एक लो वोल्टेज एलईडी बल्ब को चलाने के लिए चाहिए होती है। मतलब इतनी बड़ी प्रोसेसिंग सिर्फ छोटी सी एनर्जी में ये ब्रेन कर रहा होता है। एंड दिस इज़ अ वेरी रिमार्केबल एफिशिएंसी जो कि ह्यूमन बींग्स ने अभी तक अचीव नहीं की है। स्पीड ऑफ ब्रेन सिग्नल्स को अगर हम देखें तो बहुत तेज़ होती है, ऑलमोस्ट 268 माइल्स पर आवर। मतलब हमारी बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन की स्पीड एक हाई स्पीड ट्रेन से भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स को अगर हम देखें तो ह्यूमन ब्रेन में तकरीबन 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। अगर हम सोचें कि हर न्यूरॉन को एक इंसान हो तो ये पॉपुलेशन लगभग 10 अर्थ के बराबर हो सकती है और सब एक साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे। प्रोसेसिंग पावर, सबसे अमेजिंग बात यह है कि ह्यूमन ब्रेन हर सेकंड में तकरीबन 10 क्वाड्रिलियन ऑपरेशंस यानी 10 पावर 16 परफॉर्म कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बायोलॉजिकल सिस्टम इन एग्जिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स, ये टिडबिट्स हमें बताती हैं कि हमारा ब्रेन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरल सिस्टम है जो कम्युनिकेशन, एफिशिएंसी, स्पीड और प्रोसेसिंग में किसी भी मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो हमारा ब्रेन ही बेटर निकलेगा और एक दफ़ा उससे भी ज़्यादा ये उन सब यानी मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम से पावरफुल। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम। हर सिस्टम के कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ये जिनसे मिलकर ये बनता है, जिन्हें हम कंपोनेंट्स कहते हैं। हर कंपोनेंट का एक अपना स्पेसिफिक रोल होता है और जब ये सारे कंपोनेंट स्मूथली और प्रॉपरली काम करते हैं तो सिस्टम अपना ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली अचीव करता है। डेफिनेशन ये है, ये याद रखें कि कंपोनेंट असल में एक सिस्टम के पार्ट्स हैं। इनको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब हमें सिस्टम के इंडिविजुअल पार्ट्स के रोल को भी समझना है। अगर हम कंपोनेंट्स को नहीं देखेंगे तो हमें उनका रोल समझ नहीं आएगा। और अगर हम कंपोनेंट को समझ जाते हैं तो हम पूरे सिस्टम की वर्किंग को डीपली समझ लेते हैं और इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस सिस्टम की इम्प्रूव कर सकते हैं और सिस्टम डिज़ाइन को रिफ़ाइन कर सकते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं वो सिस्टम के इनपुट, प्रोसेसिंग और मेन मेमोरी, आउटपुट, ये इसके बेसिक फंक्शन है। सिस्टम के ये फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें सबसे पहले हमारे पास इनपुट है। इनपुट वो चीज़ है जो सिस्टम के अंदर जाती है।
ये डाटा की फॉर्म में हो सकती है, एनर्जी, मटेरियल या कोई और रिसोर्स भी हो सकता है। विदाउट इनपुट कोई भी सिस्टम अपना काम शुरू नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सिस्टम में उन पे इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड और माउस डाटा देते हैं। ह्यूमन बॉडी में सेंसेस इनपुट देते हैं जैसे कि आँख से लाइट और कान से साउंड एट्सेट्रा। सेकंड जो इसका कंपोनेंट है वो है प्रोसेसिंग। इसको हम कम्बिनेशनल लॉजिक भी कहते हैं। ये कंपोनेंट वो जगह है जहाँ सिस्टम इनपुट को प्रोसेस करता है, मतलब इनपुट को एनालाइज करना, उसे चेंज करना और उसको यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करना। इसको हम प्रोसेसिंग या कम्बिनेशनल लैंग्वेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। ह्यूमन ब्रेन में नर्वस न्यूरॉन्स इनपुट सिग्नल्स को एनालाइज करके एक्शन डिसाइड करते हैं। थर्ड पार्ट इज़ मेन मेमोरी। मेमोरी वो जगह होती है जहाँ डाटा और इंस्ट्रक्शंस टेम्पररीली या परमानेंटली स्टोर किए जाते हैं। ये स्टोरेज सिस्टम को इनेबल करता है कि वो फ्यूचर में भी इनपुट को प्रोसेस कर सके अगर ज़रूरत पड़े तो। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर में रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि हार्ड ड्राइव, एसएसडी कार्ड्स, ये चीज़ें होती हैं। और ह्यूमन ब्रेन में मेमोरी सेल्स जो कि इंफॉर्मेशन को याद रखती हैं। फोर्थ कंपोनेंट जी है हमारे पास आउटपुट। आउटपुट वो रिजल्ट्स है जो सिस्टम प्रोड्यूस करता है आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट। ये आउटपुट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का फाइनल स्टेप होता है। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर का मॉनिटर, प्रिंटर जो प्रोसेस डाटा को यूज़र को शो करवाती है, डिस्प्ले करती है, उसको शोकेस करती है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी में जो हमारे एक्शंस या रिस्पॉन्सेज होते हैं, चलना, बोलना, लिखना, ये सब आउटपुट है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि इम्पॉर्टेंट बात ये समझना बहुत ज़रूरी है, हर कंपोनेंट का अपना एक रोल है, लेकिन अगर ये सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ स्मूथली और कोऑर्डिनेटेड वे में काम ना करें तो सिस्टम अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकता। सिस्टम की सक्सेस का सीक्रेट होता है कि सारे कंपोनेंट्स की इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन। तो स्टूडेंट्स हम कंक्लूड करते हैं सिस्टम के कंपोनेंट्स को इनपुट, प्रोसेसिंग, मेन मेमोरी और आउटपुट ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और ये एफिशिएंटली इंटरेक्ट करते हैं, तभी एक सिस्टम अपने ऑब्जेक्टिव को प्रॉपरली अचीव कर पाता है। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, इन्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम। जब हम सिस्टम को समझते हैं तो सिर्फ उसके अंदर के कंपोनेंट्स देखना काफ़ी नहीं होता, हमें सिस्टम के बाहर के वो तमाम फैक्टर्स और चीज़ें भी समझनी होती हैं जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करती हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों को सिस्टम का इन्वायरमेंट कहते हैं। बाय डेफिनेशन सिस्टम का इन्वायरमेंट बेसिकली वो सब कुछ है जो सिस्टम के बाहर है, लेकिन फिर भी सिस्टम उसके साथ इंटरेक्ट करता है। ये एक्सटर्नल फैक्टर सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करते हैं और सिस्टम से आउटपुट रिसीव करते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम कंप्यूटर सिस्टम का एग्जाम्पल लें तो इन्वायरमेंट में यूज़र, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इंटरनेट कनेक्शन और पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर वगैरह शामिल होते हैं, ये कंप्यूटर सिस्टम का इन्वायरमेंट बनाते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है इसको समझना, क्योंकि सिस्टम अपनी फंक्शनैलिटी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। इंटेलिजेंट सिस्टम हमेशा अपने इन्वायरमेंट में होने वाली चेंजेस को मॉनिटर करते हैं और उनके अकॉर्डिंग अपना काम कंटिन्यू करते हैं। अगर एक सिस्टम अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक अडाप्ट नहीं करता तो वो अपना ऑब्जेक्टिव जो है उसको इफेक्टिवली अचीव नहीं कर पाता। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सिस्टम इन्वायरमेंट, सिस्टम के इन्वायरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उसकी डिज़ाइन और फंक्शनिंग को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही होती हैं। आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक इन्वायरमेंट। स्टैटिक इन्वायरमेंट, जब सिस्टम काम कर रहा होता है तो इन्वायरमेंट में कोई चेंज नहीं आता, मतलब इन्वायरमेंट स्टेबल रहता है और सिस्टम के काम करने के दौरान एक्सटर्नल कंडीशन सेम ही होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक वॉशिंग मशीन चल रही है तो इस दौरान पानी और बिजली का सप्लाई कांस्टेंट है, तो ये एक स्टैटिक इन्वायरमेंट है। डायनेमिक इन्वायरमेंट वो होता है जहां इन्वायरमेंट इंडिपेंडेंटली चेंज हो सकता है, चाहे सिस्टम अपना आउटपुट प्रोड्यूस करे या ना करे। सिस्टम को ऐसे इन्वायरमेंट में फ्लेक्सिबल और एडाप्टिव होना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, इंटरनेट नेटवर्क एक डायनेमिक इन्वायरमेंट है जहां यूज़र कॉन्टीन्यूसली कनेक्ट भी हो रहे हैं, डिसकनेक्ट भी हो रहे हैं और ट्रैफिक जो है, लोड चेंज होता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट। डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट
इस टाइप के इन्वायरमेंट में सिस्टम की आउटपुट का इफ़ेक्ट इन्वायरमेंट पर बिल्कुल क्लियर और प्रिडिक्टेबल होता है। मतलब अगर सिस्टम एक सर्टेन आउटपुट देता है तो उसका रिजल्ट हमेशा एक ही होगा। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर में जैसे हम 2 एंड देन प्लस एंड 2 प्रेस करते हैं तो हमेशा 4 ही आंसर आएगा। ये डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट होता है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट, यहाँ सिस्टम के आउटपुट का इफेक्ट अनसर्टन होता है, मतलब रैंडमनेस, प्रोबेबिलिटी और चांस का फैक्टर होता है। सिस्टम के आउटपुट हमेशा एक ही प्रिडिक्टेबल रिजल्ट नहीं देते। फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट का सिस्टम है, ये एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट में काम करता है। आपका इन्वेस्टमेंट आउटपुट हमेशा क्लियर और फिक्स्ड रिजल्ट नहीं देता क्योंकि बहुत सारे अनसर्टन एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बच्चों, हम कंक्लूड करते हैं कि सिस्टम का इन्वायरमेंट वो सब कुछ होता है जो सिस्टम के बाहर है लेकिन उसके साथ इंटरेक्ट करता है। ये इन्वायरमेंट स्टैटिक भी हो सकता है, डायनेमिक भी हो सकता है, डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकता है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकता है। और एक इंटेलिजेंट सिस्टम वही होता है जो अपने इन्वायरमेंट की चेंजेस को समझे और अपनी फंक्शनैलिटी को एडजस्ट करे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टॉपिक कम्युनिकेशन इन अ सिस्टम। स्टूडेंट्स, अब हम ये एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, कम्युनिकेशन इन अ सिस्टम। हर सिस्टम के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, हम पढ़ चुके हैं इसको काफ़ी बार। लेकिन अगर ये कंपोनेंट आपस में प्रॉपरली कम्युनिकेट ना करें तो सिस्टम अपना काम जो है वो स्मूथली कम्युनिकेट नहीं कर सकता, रिजल्ट नहीं दे सकता। फॉर एग्जांपल इनपुट जो है वो इनपुट प्रोसेसिंग के पास नहीं जाती है और प्रोसेसिंग वो जो इन्फॉर्मेशन के ऊपर एनालिसिस हो रहा है वो आउटपुट डिपार्टमेंट के पास नहीं जाती है। अगर इनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो कभी भी वो स्मूथली काम नहीं कर सकता। डेफिनेशन इसकी है कि कम्युनिकेशन का मतलब है सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स का आपस में इंफॉर्मेशन और सिग्नल एक्सचेंज करना। ये कम्युनिकेशन इंश्योर करता है कि हर कंपोनेंट अपना काम सही वक्त पर करे और सिस्टम अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। वाई इज़ कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट? ये कंपोनेंट्स के दरमियान में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है, सिस्टम को स्मूथ ऑर्गेनाइज तरीके से चलने देता है, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई और सॉल्व करना इजी होता है जब हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन कहाँ और कैसे हो रही है। अगर हम रियल लाइफ में सिस्टम की एग्जांपल देखें तो कंप्यूटिंग सिस्टम की हमारे पास एग्जांपल है। एक कंप्यूटर में सीपीयू और मेमोरी के दरमियान कम्युनिकेशन होता है। जब यूज़र कोई प्रोग्राम रन करता है तो सीपीयू मेमोरी से डाटा फेच करता है और वापस मेमोरी में रिजल्ट स्टोर करता है। अगर ये कम्युनिकेशन रुक जाए तो कंप्यूटर प्रॉपरली काम नहीं करेगा। फिर जी बायोलॉजिकल सिस्टम की एग्जांपल है। ह्यूमन बॉडी में ब्रेन और मसल्स के दरमियान कम्युनिकेशन है। ब्रेन न्यूरॉन्स के ज़रिए मसल्स को सिग्नल भेज रहा है। जैसे अगर आप अपना हाथ उठाना चाहते हैं तो ब्रेन मसल को कमांड भेजता है और मसल मूव करते हैं। इसी तरह सारा हमारा बॉडी का सिस्टम कम्युनिकेशन के थ्रू चल रहा होता है। सोशल सिस्टम की अगर हम एग्जांपल लें, एक स्कूल सिस्टम में टीचर, स्टूडेंट, एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान अगर कम्युनिकेशन पाया जाता है, अगर ये कम्युनिकेशन प्रॉपर ना हो, स्कूल जो है अपने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकता। यहाँ से जिसके की पॉइंट्स ये हैं, कम्युनिकेशन जो है वो डायरेक्ट भी हो सकता है, जैसे एक कंपोनेंट सीधा दूसरे से इंटरेक्ट करे, या इनडायरेक्ट, जैसे एक शेयर्ड मीडियम के थ्रू मैसेज पास हो। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि मैसेज एक्यूरेटली और टाइमली ट्रांसफ़र हो। फॉल्टी कम्युनिकेशन सिस्टम के ओवरऑल परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब कर सकता है। सो स्टूडेंट, एक सिस्टम के अंदर कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा क्रिटिकल हिस्सा है। ये इंश्योर कराता है कि कंपोनेंट इंडिविजुअली काम करने की बजाय एक दूसरे के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज्ड और स्मूथ मैनर में अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करें, चाहे वो कंप्यूटर हो, ह्यूमन बॉडी हो या कोई सोशल सेटअप हो। हर सिस्टम में कम्युनिकेशन ही उसकी फंक्शनैलिटी का बैकबोन होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है सिस्टम इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। स्टूडेंट, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, सिस्टम और उसके एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन। हर सिस्टम अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, ये हमेशा अपने एनवायरनमेंट के साथ इनपुट और आउटपुट के ज़रिए इंटरेक्ट करता है। डेफिनेशन और कोर आइडिया इसका ये है कि एनवायरनमेंट का मतलब है वो सब कुछ जो सिस्टम के बाहर एग्जिस्ट करता है और सिस्टम के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। हर सिस्टम कॉन्टीन्यूसली अपने एनवायरनमेंट से इनपुट लेता है और फिर अपने प्रोसेसिंग के ज़रिए आउटपुट देता है। ये साइकिल उसकी एग्जिस्टेंस और फंक्शनैलिटी को मेंटेन करता है। वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है जी। सोचें कि एक वेदर सिस्टम को
ये सिस्टम अपने इन्वायरमेंट से सेंसर्स के थ्रू डाटा कलेक्ट करता है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर प्रेशर वगैरह। ये इनपुट डाटा प्रोसेस होता है और फिर यूज़र्स को आउटपुट मिलता है कि करंट वेदर स्टेटस और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, फॉरकास्ट एट्सेट्रा। अगर इन्वायरमेंट से डेटा ना मिले तो ये सिस्टम अपने यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। फिर हमारे पास एक और एग्जांपल है कंप्यूटिंग सिस्टम की। कंप्यूटर सिस्टम भी अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। फॉर इंस्टांस, अगर कंप्यूटर अपने एक्सटर्नल डिवाइस जैसे प्रिंटर, स्कैनर और USB ड्राइवर्स के साथ कम्युनिकेट नहीं करता, तो जब हम प्रिंटर को कमांड देते हैं तो कंप्यूटर इनपुट की फॉर्म में कमांड सेंड करता है और प्रिंटर आउटपुट की फॉर्म में प्रिंटेड पेपर निकाल के हमें देता है। ये इनपुट आउटपुट साइकिल है और ये इंटरेक्शन के थ्रू होता है। नंबर 3, हम बायोलॉजिकल सिस्टम देते हैं। ह्यूमन और एनिमल्स के सिस्टम भी अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एक एनिमल प्लांट को खाता है, ठीक है, इनपुट हो गई, एनर्जी बनाता है, ये इसको प्रोसेसिंग हम कह दें। और फूड ये, और फिर ये जो अपना रोल फूड चेन में प्ले करता है, आउटपुट। इसी तरह एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और इन्वायरमेंट को बैलेंस और मेंटेन करते हैं। की इनसाइट्स अगर हम देखें तो इंटरेक्शंस के बगैर कोई सिस्टम सर्वाइव नहीं कर सकता। इनपुट्स इन्वायरमेंट से आते हैं और आउटपुट वापस इन्वायरमेंट में जाते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल सिस्टम हो जैसे कि कंप्यूटर या नेचुरल सिस्टम हो जैसे कि इकोसिस्टम। दोनों की सर्वाइवल और सक्सेस इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन पर डिपेंड करती है। यानी हम कह सकते हैं कि सिस्टम और इन्वायरमेंट एक दूसरे से अलग नहीं होते। हर सिस्टम के लिए इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करना ज़रूरी है। ये इंटरेक्शन ही सिस्टम को डायनेमिक बनाता है और इंश्योर करता है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके, जैसे कि वेदर सिस्टम, कंप्यूटिंग सिस्टम या बायोलॉजिकल सिस्टम, सब जो है वो इसी प्रिंसिपल पर काम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने सिस्टम के बारे में बहुत कुछ सीखा। चलें क्विकली रिकैप ले लेते हैं सो यू रिमेंबर ऑल द की पॉइंट्स। सबसे पहले हमने देखा सिस्टम की डेफिनेशन और उसकी थ्योरी क्या होती है। सिस्टम एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कंपोनेंट्स है जो मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमने एग्जांपल भी डिस्कस की जैसे कि कार, एक कंप्यूटर और इवन द ह्यूमन बॉडी जो अपने अपने सिस्टम के ज़रिए काम करते हैं। फिर हमने समझा कि सिस्टम्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जैसे ब्रेन सेंसेस को प्रोसेस करता है, सपोर्टिंग अदर सिस्टम जैसे सेल फोन एक प्लेटफॉर्म है, प्रोवाइड कर रहा है दूसरी एप्लीकेशंस के लिए, एंड अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स जैसे थर्मोसिस टेम्परेचर मेंटेन करता है। उसके बाद हमने देखा कि कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम कितने इंपॉर्टेंट हैं और हर कंपोनेंट अपने रोल प्ले करता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। एक और की पॉइंट था इन्वायरमेंट का रोल जो स्टैटिक भी हो सकता है, डायनेमिक भी, और हमने डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट को भी के डिफरेंस को समझा। फिर हमने देखा कि कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स कितनी क्रूशल है, चाहे वो CPU और मेमोरी का कनेक्शन हो या ब्रेन और मसल्स के सिग्नल्स में जो एक्सचेंज हो रहे हैं या वो हो। और लास्ट में हमने एक रियल वर्ल्ड बायोलॉजिकल एग्जाम्पल भी एक्सप्लोर किया, द ह्यूमन ब्रेन एंड इवन द DNA सिस्टम जो सबसे एडवांस्ड और फैसिनेटिंग नेचुरल सिस्टम है। सो स्टूडेंट, अब आप क्लियरली समझ गए होंगे कि सिस्टम कैसे डिफ़ाइन होते हैं, कैसे काम करते हैं और वो क्यों हर जगह फ्रॉम टेक्नोलॉजी टू बायोलॉजी इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आज का लेसन यहीं कंप्लीट होता है, लेकिन अगले वीडियो में हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ सिस्टम। आपको पता चलेगा सिस्टम सिर्फ कंप्यूटर्स या कार्स तक लिमिटेड नहीं होते बल्कि उनकी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। हम डिटेल में देखेंगे नेचुरल सिस्टम को जैसे सोलर सिस्टम एंड ह्यूमन बॉडी, फिजिकल सिस्टम जैसे मैकेनिकल मशीन्स, केमिकल सिस्टम जैसे रिएक्शन एंड प्रोसेसेस, बायोलॉजिकल सिस्टम जैसे सेल एंड ऑर्गन्स, साइकोलॉजिकल सिस्टम जो हमें हमारे माइंड और बिहेवियर को समझने में मदद देते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर, व्हीकल्स वगैरह, नॉलेज सिस्टम जैसे लाइब्रेरीज और डेटाबेसेस, इंजीनियरिंग सिस्टम जैसे कि ब्रिजेस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क, सोशल सिस्टम जैसे कि फैमिलीज़ और कम्युनिटीज़। सो गेट रेडी स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में आपको एक कंप्लीट जर्नी मिलेगी सिस्टम की कैटेगरीज की थ्रू जो हर फील्ड ऑफ लाइफ को कवर करेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में ये सब चीज़ें जो है हम
मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आप फीडबैक देना चाहते हैं तो ज़रूर अपने कमेंट्स में शेयर करें, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी। और हाँ, अगर आपने वीडियो 1 इंट्रोडक्शन टू सिस्टम मिस कर दिया है जिसमें हमने लर्निंग आउटकम्स और ओवरव्यू को डिस्कस किया था, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से देखकर कंप्लीट कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स प्रॉपर नोट्स चाहते हैं वो विज़िट करें www.lessoncrafting.com, जहाँ आपको कंप्लीट नोट्स इजीली मिल जाएंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अगला वीडियो टाइप ऑफ सिस्टम फ़ौरन जो है आप उसको एक्सेस कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय। Thanks for learning with me on Learn with Aisha. Don't forget to like, subscribe, and share so you never miss a lecture. And for complete notes and resources, visit lessoncrafting.com.